नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अमित सिंह पुनः उड़ान द फ्लाई के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं अपने घरों पर। और आज शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 सितंबर हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है और शिक्षक दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। मैं सभी विद्यार्थियों को इस शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और पिछले लेक्चर्स में हम और आप इस इंडियन कल्चर के पेपर में भारतीय संस्कृति के संदर्भ में बात कर रहे थे, उसकी आधारशिला के संदर्भ में बात कर रहे थे। ये देख रहे थे कि भारतीय संस्कृति कैसे आई। हमने संस्कृति एवं सभ्यता के बारे में बात की, हमने भारत की प्राकृतिक दशा के संदर्भ में अध्ययन किया, हमने भारत के नामकरण के संदर्भ में बात की, हमने वृक्षादियों के अध्ययन को देखा कि भारत में कौन कौन सी आदिम प्रजातियां यहाँ पर रह रही थी। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संस्कृति को जानने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो है साहित्यिक, या वो है अध्ययन सामग्री अर्थात साक्ष्य। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सभी जो भी इतिहास को पढ़ते हैं और समझते हैं वो ये बात भली भांति जानते हैं कि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें साक्ष्यों का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि बिना साक्ष्यों के इतिहास का निर्माण संभव प्रतीत नहीं होता है। यदि साक्ष्य नहीं होंगे तो इतिहास नहीं होगा। वो इतिहास ना हो करके संस्मरण, यात्रा, वृत्तांत, रिपोर्टाज, कहानी जैसी विधा के तौर पर दिखाई पड़ेगा। इसीलिए साक्ष्यों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है इतिहास की दृष्टि से, ऐतिहासिकता की दृष्टि से। जिस भी तथ्य या कथन का जितनी ज़्यादा प्रामाणिकता होगी वो इतना ही बेहतर इतिहास का प्रदर्शन करेगा। तो आज हम लोग भारतीय संस्कृति को जानने में ऐतिहासिक अध्ययन सामग्रियों की क्या भूमिका है उसके संदर्भ में बात करेंगे। पूर्व में अगर आप थोड़ा सा अपनी मेमोरी को पीछे ले जाएं, उस मेमोरी लेन में वापस जाएं, तो आप देखेंगे बीए पार्ट 1 में सेकेंड पेपर के पहला टॉपिक आप लोगों को ये पढ़ाया गया है कि इतिहास की अध्ययन सामग्री क्या होती है, कौन कौन सी अध्ययन सामग्रियां हैं, कौन कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से इतिहास का निर्माण किया गया है। तो वही अध्ययन सामग्री, वही अध्ययन स्रोत आपकी भारतीय संस्कृति को जानने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कौन कौन से अध्ययन स्रोत हैं उनके संदर्भ में हम लोग बात करें तो, क्योंकि अगर आप इतिहास को देखें तो इतिहास एक बहुत बड़ा मानवीय जीवन काल है। अगर इतिहास, क्योंकि हर घटना जो कि पूर्व में घटित हो रही है वो सारी घटनाएं कहीं ना कहीं इतिहास की श्रेणी में आती है, और उन सारी घटनाओं को अगर हमें इतिहास में शामिल करना है तो उसका साक्ष्य होना अति आवश्यक दिखाई पड़ता है। अगर हम पूर्व की बात ना करें, वर्तमान में विभिन्न अवधारणाएं आ चुकी हैं। पहले अगर हम इतिहास को देखते थे तो इतिहास सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों का होता था जिन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा कार्य किया है जिससे कि वह इस पूरे जनमानस में विशेष दिखाई पड़े। या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पहले इतिहास उन्हीं का लिखा जाता था जो कुछ ना कुछ महानता का कार्य करते थे, और ना महान सही तो थोड़ा सा उससे कम। तो ऐसे लोगों का इतिहास पूर्व में लिखा जाता था। लेकिन वर्तमान जो दौर है वो सबऑर्डन हिस्ट्री का दौर है। हर जगह क्षेत्रीय इतिहास लिखने का कार्य किया जा रहा है, क्षेत्रीय इतिहास को खंगाला जा रहा है। हर गांव का, हर शहर का, हर गली का इतिहास अब लिखा जाने लगा है। हाँ, हर गली और हर शहर के इतिहास में एक समानता या एक उसमें ये देखा जाना बहुत अति आवश्यक है कि उसका महत्व मानव जीवन पर है कि नहीं। अगर हम किसी चीज़ को इतिहास में शामिल कर रहे हैं और उसकी प्रासंगिकता और उसका महत्व मानवीय समाज में हो रहा है तो वो जरूरी है, परंतु यदि वो समाज में महत्व का नहीं है तो उसे इतिहास में शामिल करना अतिशयोक्तिपूर्ण ही दिखाई पड़ता है। तो हम लोग आज बात करेंगे उन्हीं स्रोतों की जिनके माध्यम से भारतीय संस्कृति को जानने का प्रयास किया गया है, और विद्वानों ने उन्हीं स्रोतों के अध्ययन के साथ साथ भारतीय संस्कृति को समझा और इतिहास में उसको शामिल करके बेहतर तरीके से बताने का कार्य किया। तो सबसे पहला जो स्रोत हमें दिखाई पड़ता है
जिसका अध्ययन हम करते हैं। हाँ, अध्ययन की दृष्टि से अगर हम देखें तो इतिहास विभिन्न भागों में बटा हुआ भी दिखाई पड़ता है। आपने इतिहास को देखा होगा, इतिहास के विभिन्न विभाजीकरण को शायद सुना होगा या देखा होगा या पढ़ा होगा। वो है पहला प्रागैतिहास, जिसको कि हम प्री हिस्ट्री के तौर पर जानते हैं। दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री, जिसे हम आद्य इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। और तीसरा है हिस्ट्री। और ये जो विभाजन हुआ है वो किस आधार पर हुए है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। प्री हिस्ट्री, जिसे हम प्राग इतिहास कहते हैं, या एक तरीके से अगर हम समान अर्थों में देखें तो ये क्या है, ये है इतिहास के पहले की घटना। तो इतिहास के पहले की घटना कैसे, हम इतिहास मानेंगे किसे, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। तो इतिहास हम उसे मानेंगे जहाँ पर हमें साक्ष्य मिलने लगे। कैसे साक्ष्य, ऐसे साक्ष्य जो लिखित रूप से मौजूद हो। लिखित साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य हमें जिस काल से मिलने लगते हैं और जब हमें अध्ययन सामग्रियां प्राप्त होने लगती हैं, जब ग्रंथों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से जानकारी प्राप्त होने लगती है, जब लोगों को लिखने पढ़ने की जानकारी भली भांति हो जाती है और उसका जन सामान्य में प्रयोग होने लगता है, ऐसे दौर को हम ऐतिहासिक काल के तौर पर देखते हैं और उसी को हम इतिहास में शामिल भी करते हैं। परंतु क्या ऐसा काल जिसका साहित्यिक साक्ष्य नहीं है तो उसको हम इतिहास में शामिल नहीं करेंगे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इसका उत्तर है जरूर शामिल करेंगे, क्योंकि सिर्फ साहित्यिक साक्ष्य नहीं। फिर एक बहुत बड़ी डिबेट आ जाती है कि मानव क्या अचानक से लिखना पढ़ना सीख जाएगा? नहीं, मानव अचानक से लिखना पढ़ना नहीं सीखेगा। उसके पूर्व के जीवन की जो कहानी है वो हमें प्रोटो और प्री हिस्ट्री से प्राप्त होगी। किस प्रकार मानव, क्योंकि मानव इतिहास का प्रारंभ उस दौर से होता है जब मानव अपने निकटतम जो उनके पूर्वज हैं, चिंपैंजी, वानर, उनसे अलग होकर के जेनेटिक परिवर्तन के द्वारा मानव रूप में आता है। विकासिक मानव की जैविक विकास की प्रक्रिया घटित होती है, मानव विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है, विभिन्न सांस्कृतिक कालों से होते हुए धीरे धीरे वो उस दौर पर आता है जहाँ से वो लिखने पढ़ने के ज्ञान को प्राप्त करता है और धीरे धीरे फिर साहित्यिक स्रोतों का निर्माण होता है और वहीं से फिर इतिहास को माना जाने लगता है। माना जाने लगता है कि ऐतिहासिक काल आ गया। ठीक है, तो पूर्व के जीवन की जो कहानी है, क्योंकि जब लिखना पढ़ने का समय आ गया, उसके पहले का कैसा मानव जीवन था उसको अगर हमें जानना होगा तो फिर हम कैसे जानेंगे? तो उसको जब हमें जानना होगा तो हम जानेंगे मानव के क्रियाकलापों के माध्यम से। और वो क्रियाकलाप कैसे दिखाई पड़ेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि मानव क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे? वो पता चलेगा मानव के द्वारा बनाए गए पुरावशेषों से, आर्टिफैक्ट्स। और यह पुरावशेष हमें किस रूप में प्राप्त होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं? ये पुरावशेष हमें प्राप्त होते हैं पुरातत्व के माध्यम से। और यही वजह है कि ऐसे पुरावशेषों को हम पुरातात्विक अवशेष कहते हैं, पुरातात्विक सामग्री कहते हैं, जिसके माध्यम से हमें इतिहास का ज्ञान होता है। तो अगर हम देखें और उसी सामग्री, उसी साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को इन 3 अलग अलग भागों में बांट करके हम पढ़ते हैं। पहला है प्री हिस्ट्री, जिसे हम प्राग इतिहास कहते हैं, दूसरा है आद्य इतिहास और तीसरा है इतिहास। तो प्राग इतिहास एक ऐसा काल है, एक ऐसा दौर है, क्योंकि भारतीय संस्कृति अचानक से तो ऐतिहासिक काल में आ नहीं गई, उसका एक अपना बैकग्राउंड है। वो वहीं से आई है जहां से मानव आया है। तो मानव कब आया है? जब मानव आया है प्रागैतिहासिक काल में, जहां पे उसका जेनेटिक परिवर्तन होता है, वो एक प्रजाति के तौर पे डेवलप होता है, मानव विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है। और जब विकास की प्रक्रिया में मानव आगे बढ़ता है तभी मानव संस्कृति का भी निर्माण होता है और वो मानव संस्कृति आज तक लगातार चली आ रही है। तो अगर हमें उसे समझना है तो हमें उसी रूट्स में, उसी प्री हिस्ट्री के दौर में जाना पड़ेगा और वहाँ से उसको समझने का
प्रयास करना पड़ेगा। तो ये जो प्री हिस्ट्री का काल है, जिसे हम प्रागैतिहास हिंदी में बोल रहे हैं, ये एक ऐसा काल है जहां पर हमें लिखित साक्ष्य बिल्कुल नहीं मिलते। हमारा पूरा ज्ञान पुरातात्विक सामग्रियों पर आधारित होता है, और वह पुरातात्विक सामग्रियां क्या हैं? मानव के पुरावशेष, जो मानव ने अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए किया था, क्योंकि ये दौर था जिसे हम मानव का सर्वाइवल स्टेट कह सकते हैं। ये वो दौर था जहां पे मानव सरवाइव कर रहा था। कहाँ, किससे सरवाइव कर रहा था? नेचर से सरवाइव कर रहा था, उसके सराउंडिंग से सरवाइव कर रहा था। आज तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, हमारे जीवन को हम सरल बनाने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स को हमने बना लिया है अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करके, लेकिन ये वो दौर था जब मानव बौद्धिक रूप से भी उतना सक्षम नहीं था, उतने सारे इक्विपमेंट्स उसके पास नहीं थे अपने जीवन को बनाने के लिए। उसने क्या किया? उसने बेसिक इक्विपमेंट्स बनाए, और उसी बेसिक इक्विपमेंट्स, उसी बेसिक सामग्री, उसी बेसिक यंत्रों के माध्यम से उसने अपने आप को उस प्रकृति में सरवाइव किया, और सरवाइव करने के पश्चात वह आगे बढ़ा और विकास की प्रक्रिया में आज यहाँ पर आकर के खड़ा है आप सबके सामने। तो इस दौर में सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल में हम देखेंगे तो पूरी सामग्री, प्रागैतिहासिक काल का संपूर्ण ज्ञान हमें पुरातात्विक सामग्रियों के माध्यम से मिलता है, और वह सामग्रियां हैं मानव के द्वारा बनाए पुरावशेष। तो एक स्वाभाविक सा प्रश्न आना चाहिए कि ऐसे कौन से पुरावशेष थे? तो मैंने बताया कि वो जो दौर था वो सर्वाइवल का दौर था, सर्वाइवल टेस्ट था मानव का उस प्रकृति के साथ। तो उस टेस्ट में उसने क्या बनाया? उसने कुछ ऐसे यंत्र बनाए जिसके माध्यम से वो अपनी सुरक्षा भी कर सके और साथ ही साथ भोजन की व्यवस्था भी कर सके। तो उसने क्या किया? उसने कुछ उपकरण बनाए। आप अगर प्रारंभिक दौर के उपकरणों की बात करें तो चापर, चॉम्पिंग, पेबुल उपकरण, फिर हैंडेक्स और क्लीवर जैसे उपकरण, और बाद में और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई तो फलक पर उपकरण बनाए जाने लगे, फिर ब्लेड पर उपकरण बनाए जाने लगे। बीए फर्स्ट ईयर में जब हम पुरातत्व विषय और प्रागैतिहास को पढ़ रहे थे तब हमने उन सभी उपकरणों के बारे में अध्ययन किया था। जब मैं बीए पार्ट 1 की क्लासेस को शुरू करूंगा तो आप पुनः उस दौर में वापस लौट सकते हैं, क्योंकि आज हमारा विषय अध्ययन के स्रोत हैं, तो हम सिर्फ संक्षेप में इस बारे में चर्चा करेंगे। तो वो पूरा अवशेष, पूरा सामग्री हमारा अध्ययन का विषय थी। जब दौर आगे बढ़ा, मानव विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी, मानव संस्कृति आगे बढ़ी, धीरे धीरे उसमें धक्का लगा, तो एक दौर आता है मानव जीवन का। और गार्डन चाइल्ड मानव जीवन को पूरी तरीके से, अगर मानव जीवन के चक्र को देखते हैं तो वो 3 महत्वपूर्ण क्रांतियों को इसके साथ जोड़ते हैं। पहला वो बोलते हैं, पहली क्रांति थी नवपाषाणकालीन दौर, जहाँ पर मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। मानव कृषि करने लगा था, कृषि करने के साथ साथ ग्राम्य जीवन का विकास होता है। मानव घर बनाकर ग्रामीण परिवेश, ग्राम्य जीवन व्यतीत करने लगा था। और उसके बाद दूसरा वो बोलते हैं वो काल था जहाँ पर नगरीय क्रांति होती है, लोहे के उपकरण आ जाते हैं, नगरीय क्रांति घटित होती है। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण वो क्रांति मानते हैं, वो औद्योगिक क्रांति को मानते हैं, आधुनिक दौर की। तो गार्डन चाइल्ड का कहना है कि मानव जीवन की जो 3 क्रांतियां हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने मानव जीवन को पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया है। अगर हम देखें तो ऐसा काफ़ी हद तक सही भी है। अगर उस नगरीय क्रांति, मतलब उस ग्रामीण संस्कृति को हम देखें, जिसे कि गार्डन चाइल्ड एक क्रांति के तौर पर प्रदर्शित करते हैं नवपाषाण काल को, उस दौर में आप देखें तो बहुत सारे इम्प्लीमेंट दिखाई पड़ते हैं, बहुत सारे नए नए चीज़ें मानव जीवन में आनी शुरू हो जाती है। मानव ग्राम परिवार के रूप में रहने लगता है, सामाजिक समीकरण बनने लगते हैं, और कृषि का कार्य प्रारंभ हो जाता है, पशुपालन प्रारंभ हो जाता है। साथ ही साथ एक सामाजिक ढांचा पूरी तरीके से तैयार होने लगता है। संस्कृति के बेसिक लक्षण, जो आधारभूत लक्षण है, वो वहीं से प्रारंभ होने लगते हैं, वो दिखाई पड़ने लगते हैं उसी दौर में। और उसके बाद धीरे धीरे एक बहुत सडन चेंज होता है, जिसको कि गार्डन चाइल्ड ने क्रांति का नाम दे दिया। बेसिकली बहुत सारे विद्वानों का ये कहना है कि ये सडन चेंज नहीं था, इसके लक्षण हमें बहुत पहले से दिखने लगते हैं। और अगर हम संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं प्रागैतिहासिक, तो हम अपर पैलोलिथिक पीरियड को मानते हैं कि यहाँ से उच्च पूर्व पाषाण काल को, कि यहाँ से कुछ ना कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है मानव जीवन में। और वही चेंज एक अचानक या एक लंबा क्रमिक प्रक्रिया के पश्चात नवपाषाण काल में दिखाई पड़ता है।
उसके बाद इस दौर में आप देखते हैं बाद में क्या होता है, जब नगरीय क्रांति आती है, लोहे का आविष्कार हो जाता है, तो द्वितीय नगरीकरण आता है। प्रथम नगरीकरण को इतना महत्वपूर्ण इसलिए नहीं माना जाता, वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण है सिंधु सभ्यता, जिसको हम प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं, ये है बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन गार्डन चाइल्ड ने सेकेंड अर्बनाइजेशन को इसलिए चुना क्योंकि एक बार जब सेकेंड अर्बनाइजेशन आ जाती है उसके बाद वो कंटिन्यू सस्टेन करती है, लगातार चलती रहती है, और आज भी वो बनी हुई है व्यवस्था। तो इसीलिए द्वितीय नगरीकरण में जहाँ पे लोहे का ज्ञान मानव को हो जाता है और लोहा प्रयोग किया जाने लगता है, उस दौर को गार्डन चाइल्ड द्वितीय क्रांति के तौर पे देखते हैं। वहीं जो आधुनिक दौर की क्रांति है, जिसे हम औद्योगिक क्रांति के तौर पर देखते हैं, वो क्रांति भी इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी क्रांति के पश्चात ये जो जितने भी मॉडर्न टेक्निक्स और विज्ञान और ये सारी चीज़ें हमारे सम्मुख आसपास दिखाई पड़ रही हैं, उस दौर की शुरुआत उस औद्योगिक क्रांति के बाद प्रारंभ होती है। तो ये तो रही बात मानव संस्कृति के विभिन्न कालों में जो परिवर्तन गार्डन चाइल्ड के अनुसार दिखाई पड़ता है। तो हम वापिस आए अपने उस अध्ययन सामग्रियों के दौर में। तो दूसरा जो काल है जिसे हम प्रोटो हिस्ट्री के तौर पे देखते हैं, नवपाषाण काल में क्या हुआ, ग्रामीण संस्कृतियों का डेवलपमेंट हो गया। तो उस दौर में जो सामग्रियां हमें मिलने लगती हैं, क्योंकि संस्कृति जैसे ही बदलती है तो कुछ ना कुछ नए इक्विपमेंट्स हमें दिखाई पड़ने लगते हैं, या एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं एक संस्कृति के परिवर्तनशील होने का कारण बन जाती है। तो जब ये परिवर्तन हुआ, नवपाषाण काल में ग्रामीण संस्कृति आ गई, उसके बाद धीरे धीरे एक डेवलपमेंट होता है और क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल आता है। आद्य ऐतिहासिक इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि ये एक ऐसा काल था जहाँ पर मानव ने लिखने पढ़ने के ज्ञान का अर्जन कर लिया था, वो लिखना पढ़ना जान गए थे, परंतु हम अक्षम हैं उस लिखे पढ़े हुए ज्ञान को समझने में। खासकर सिंधु सभ्यता के संदर्भ में हम उदाहरण के तौर पे समझें तो आद्य ऐतिहासिक काल सिंधु सभ्यता और ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों के काल को कहते हैं, जहां ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति ग्रामीण संस्कृति का प्रदर्शन करती है, वहीं सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता के रूप में दिखाई पड़ती। तो उस नगरीय सभ्यता में लिखने का ज्ञान हो चुका था, लिपि डेवलप हो चुकी थी, वो लिखते थे, परंतु उनकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। बहुत सारे विद्वानों ने प्रयास किया, लेकिन अभी तक हम पूरी तरीके से सक्षम नहीं हैं कि उनके द्वारा लिखी गई चीज़ों को समझ सकें। इसीलिए ऐसे काल को हम आद्य इतिहास की श्रेणी में रखते हैं, इंग्लिश में से प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है। परंतु जब लिखने का ज्ञान हो गया और हम उसको पढ़ नहीं पा रहे, तो हमारे इतिहास को, इस काल के इतिहास को जानने की जो पूरी जानकारी है वो कहीं न कहीं फिर पुरातत्व के कंधों पर आ जाती है, और पुरातत्व के मजबूत कंधे उस जानकारी को अपने साथ ले लेते हैं, और इस पूरे काल की जानकारी हमें पुरातात्विक सामग्रियों के माध्यम से ही प्राप्त होती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक नगरीय सभ्यता है तो बहुत सारे ऐसी भौतिक अवशेष हमें प्राप्त होते हैं जिसके आधार पर इसकी संपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। उसके बाद फिर ऐतिहासिक काल आ जाता है, जहाँ से हमें साहित्यिक स्रोत मिलने लगते हैं। तो साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से हमें इतिहास की जानकारी हो जाती है। तो मोटा मोटी हम देखें तो 3 प्रमुख हमें अध्ययन स्रोत दिखाई पड़ते हैं जिनके माध्यम से इस संपूर्ण इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो पहला कौन सा हो गया, अगर हम पीरियोडिक वाइज देखें तो पहला सबसे जो महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत, जो पहला सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है या अध्ययन सामग्री है जो हमें प्राप्त होती है, वो होती है पुरातात्विक स्रोतों के आधार पे। तो अभी हमने पीरियड बाय पीरियड बात की कि मानव जीवन के प्रारंभिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में, जब विभिन्न संस्कृतियों का समय आ रहा था, तो उस काल के मानव ने जिन सामग्रियों का प्रयोग किया, जिन सामग्रियों का निर्माण किया, वो सारी सामग्रियाँ, वो सारे पुरावशेष कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं पुरातात्विक स्रोतों के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, और यही पुरातात्विक स्रोत इतिहास के निर्माण में हमारा सहयोग करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं
क्योंकि पाषाण काल के बाद आता है ताम्रकाल, ताम्रकांश काल आता है, फिर लौह काल आता है। तो अलग अलग पीरियड में हमें बहुत सारे इक्विपमेंट, बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स, बहुत सारी पुरा सामग्रियाँ मिलती हैं। अलग अलग दौर में अलग अलग तरीके की पुरा सामग्रियाँ मिलती हैं जिनके माध्यम से हम इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पे उपकरण मिल रहे हैं, बाद में मिट्टी के बर्तन मिलने लगते हैं, उसके बाद एग्रीकल्चर बहुत सारे इक्विपमेंट्स मिलने लगते हैं, उसके बाद धीरे धीरे चूड़ियाँ और साज सजावट की चीज़ें मिलने लगती हैं, बाद में आभूषण वगैरह मिलने लगते हैं। ऐसी बहुत सारी भौतिक अवशेष हमें मिलते हैं। बाद में स्मारक वगैरह, भवन और स्मारक हमें पुरातत्व के रूप में प्राप्त होने लगती हैं। एक दौर आता है जहाँ पर मुद्राएं और अभिलेखों का चलन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब लेखन कला डेवलप हो जाती है तो ये सारी वस्तुएं पुरातात्विक वस्तुएं हैं जिनके आधार पर इतिहास को समझने में हमें आसानी प्राप्त होती है, और इन्हीं के आधार पर हम इतिहास को भली भांति प्रामाणिकता के साथ समझ पाते हैं। तो ये तो रही पुरातात्विक सामग्री। आप भौतिक अवशेषों के माध्यम से जिस इतिहास को समझते हैं, उस इतिहास के इन अध्ययन सामग्रियों को हम पुरातात्विक स्रोतों के रूप में देखते हैं। उसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, अब जैसा कि मैंने बताया कि प्रारंभिक जो दौर था वो पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित था, लेकिन जब मानव ने लिपि का आविष्कार कर लिया, लेखन कला से वो परिचित हो गया, तब उसने विभिन्न साहित्यिक स्रोतों को लिखना प्रारंभ किया, और उन्हीं साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से आगे के इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। और भारतीय संस्कृति के जानकारी के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण दिखाई पड़ता है। तो कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनको कि पढ़ा जा सकता है, जैसे कि ब्राह्मण साहित्य है साहित्यिक स्रोतों में, और लौकिक साहित्य है। तो जब हम ब्राह्मण साहित्य की बात करें तो शुरुआत में, क्योंकि अगर हम वैदिक काल से माने कि ऐतिहासिक काल आ जाता है, तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं जो कि ऋग्वैदिक काल से हमें प्राप्त होते हैं, और अध्ययन सामग्रियों के रूप में, साहित्यिक अध्ययन सामग्रियों के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगर हम उत्तर वैदिक काल के साहित्यों के संदर्भ में बात करें तो उसमें ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद वेदांग, सूत्र, स्मृतियाँ और पुराण भी धार्मिक साहित्य के रूप में हमारे सम्मुख मौजूद है, जिससे भारतीय संस्कृति की विभिन्न जानकारी हमें प्राप्त होती हैं कि तत्कालीन समाज कैसा था, लोगों का आचरण कैसा था, किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी, संगठन कैसा था सामाजिक, उसकी संपूर्ण जानकारी इन धार्मिक साहित्यों से प्राप्त होती है। इसके अलावा लौकिक धर्म में और 2 धर्म हैं, जैसे कि हमें ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल के इन ग्रंथों से जहाँ एक तरफ ग्राम्य जीवन के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है, वहीं बौद्ध और जैन साहित्य से हमें नगरीय जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। सूदखोरी, व्यापार वाणिज्य तथा वैश्यावृत्ति जैसी विभिन्न प्रथाओं की जानकारी हमें बौद्ध और जैन साहित्य से ही प्राप्त होती है। इसके अलावा बहुत सारी साहित्यिक रचनाएं भी हैं जो विभिन्न लेखकों के माध्यम से लिखी गई है, विद्वानों के माध्यम से लिखी गई है, और उन साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से भी भारतीय संस्कृति को हम बृहद रूप से जान सकते हैं। इसके पश्चात विदेशी यात्री भी समय समय पर, तो तीसरा महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो विदेशी यात्रियों का विवरण है। विदेशी यात्रियों का विवरण, समय समय पर बहुत सारे विदेशी यात्री भारत में आते रहे हैं और उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपने ग्रंथों और अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रदर्शित करने का कार्य किया है। चाहे वो मौर्य साम्राज्य के दौरान विभिन्न आए हुए लोग हैं, या उसके बाद गुप्ता पीरियड में,
या उसके बाद मुगल काल में। हम देखें तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, जो कि एक अज्ञातनामा एक ग्रंथ है, वहाँ से भी हमें भारतीय संस्कृति की, भारतीय समुद्री मार्गों और व्यापार के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। वहीं स्ट्रेबो, पिलनी, जस्टिन और प्लूटार्क जैसे इतिहासकारों ने भारतीय संस्कृति की जानकारी प्रदान की है। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य के दौरान मेगस्थनीज उस दौर में आते हैं और इंडिका नामक पुस्तक लिखते हैं। उस इंडिका नामक पुस्तक से तत्कालीन मौर्य साम्राज्य एवं संस्कृति की वृहद जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा गुप्त पीरियड में पाहयान और इत्सिंग यहाँ आते हैं भारत में और उनकी यात्रा वृत्तांतों से इसकी जानकारी मिलती है। इसके बाद हर्ष के समय में ह्वेनसांग भारत आते हैं। उनके यात्रा विवरण के माध्यम से उन्होंने अपने यात्रा विवरण के माध्यम से भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने का कार्य किया है। इसके बाद मुगलिया पीरियड में या पूर्व मध्यकाल के शुरुआती दौर में अलबरूनी भारत में आते हैं और तहीके हिंद नामक पुस्तक लिखते हैं। और ऐसे बहुत सारे विदेशी यात्री भारत में प्रवेश करते हैं और अपने यात्रा वृत्तांत के माध्यम से भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चाहे वो पुरातात्विक स्रोत हो, साहित्यिक स्रोत हो या विदेशी यात्रियों के विवरण, ये सभी भारतीय संस्कृति को जानने और उसकी एक अच्छी समझ पैदा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी के साथ आज हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में हम भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को लेकर के आपके सामने आएंगे। और मैं पुनः आपको याद दिला दूं कि मैं उड़ान द फ्लाई के इस ऑनलाइन माध्यम से आप सबके सम्मुख प्रस्तुत हूं और आशा करता हूं कि आप कमेंट्स के माध्यम से मेरे इस लेक्चर में जो भी आपके अंदर जिज्ञासा आएगी आपके मन में, उसको प्रदर्शित करेंगे। और मैं वादा करता हूं कि टेक्स्ट के माध्यम से या वीडियोस के माध्यम से आपके उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा और हमारे और आपके बीच के इस संवाद को सार्थक बनाने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ आज के लिए मैं विदा लेता हूं और पुनः सभी विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।